हेलो दोस्तों, कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं सब खूब मस्ती कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि भाई यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन है या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है। मतलब अकाउंट्स को यूज कौन करता है, काहे के लिए बनाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो, जिस चीज़ का कोई कदरदान ना हो, वो चीज़ तो बेकार ही हो जाती है फिर। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह की बातें कही गई है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटिटी के अंदर। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग। भाई इंटरनल तो समझ में आता है कि ऑनर, जो मालिक है, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी के शेयर होल्डर हो। ठीक है, ऑनर को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, ताकि वो अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकें, उसको प्रेडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में क्या रिटर्न होगा, रिस्क को प्रोडिक्ट कर सकें और उसके बेसिस पर डिसीजन लें कि और इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना है या रिटेन करना है। ठीक बात है कि नहीं। तो जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं, ऑनर होते हैं, वो ये बात देखते हैं। मैनेजमेंट, जैसे कई बार क्या होता है कि ऑनर कोई और होता है, मैनेजर कोई और, कंपनियों में ऐसा होता है। तो मैनेजर को भी चाहिए मैनेज करने के लिए, उसे पता होना चाहिए हमारा कौन सा डिवीज़न, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। अगर अच्छा कर रहा है तो और कैसे किया जाए कि उसमें उसको बढ़ाया जाए और उसमें स्केलिंग अप की जाए। नहीं कर रहा है तो हम रोक भी सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट को भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है प्रॉफिट लॉस की। एक्सटर्नल यूजर मतलब जो बाहर के लोग हैं, एम्प्लॉय, वो ये देखना चाहते हैं कि हमें सही ढंग से बोनस, सैलरी मिल रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कमा रहे हैं और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। और ये भी होता है कि नहीं कमाई हो रही तो फिर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे सैलरी बढ़ाने के लिए, वगैरह वगैरह। बैंक, भाई ये कौन है, यही तो लोन देते हैं जिससे हम बिजनेस चलाते हैं। तो लोन देने वाला नहीं देखेगा कि क्या हमें हमारा इंटरेस्ट और हमारा इंस्टॉलमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम काहे के लिए बात करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स ये कौन होते हैं। भाई क्रेडिटर्स जो हमें सप्लाई देते हैं। अब हम उधार खरीदना चाहते हैं और हमारी हैसियत है नहीं, तो फिर सामने वाला कैसे बात करेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन सा है भाई। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर वो है जो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो जानना चाहेगा ना कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के लायक है भी कि नहीं है। कंपनी में ट्रेंड क्या है, कि अब कंपनी लगातार प्रॉफिट में ऐसे बढ़ रही है या कंपनी ऐसे घट रही है। नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट हम, और करेंगे तो क्या दाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे इनकम टैक्स वाले, उनको पता होना चाहिए भाई टैक्स क्या है, सही मिल रहा है कि नहीं। जीएसटी वाले, उनको पता होना चाहिए मैं जीएसटी सही मिल रहा है कि नहीं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं रिसर्चर। रिसर्चर कौन है भाई, वो लोग जो एनालाइज करके इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग ऐसे होने चाहिए। पब्लिक, आम पब्लिक जानना चाहती है कि भाई कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। कभी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी उन्हें होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पोल्यूशन, बहुत ही समाज पे इसका गलत असर हो रहा है इसके प्रोडक्ट का या इसके सर्विसेज का, तो फिर वो विद्रोह भी करती हैं। जैसे दारू वारू वाले बहुत कमाने लगते हैं तो फिर पब्लिक उनके खिलाफ हो जाती है, बोलती गलत बात है ये शोषण हो रहा है लोगों के, नशे का, लोगों की आदत का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग भी हो सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए तो पहचान लीजिएगा कौन इंटरनल और कौन एक्सटर्नल। इन्हीं के लिए तो अकाउंटिंग की जाती है। अगर ये ना होती, इनकी ज़रूरतें ना होती, तो अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आइए C13। भाई ये क्या चीज़ है, ये है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। असल में अकाउंटिंग के बारे में मैंने कहा था, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। याद है आपको, डिफिनेशन में बात हुई थी, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जिन बच्चों ने भी पहले क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में क्लास होगी, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये टॉपर्स ऐप में क्लास होगी, डाउनलोड करके वहाँ देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट फ्री है। टॉपर्स ऐप में सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन थोड़ा चार्ज है, 999 फॉर होल ईयर। मार्च तक ये क्लास आपके लिए वैलिड रहेगी, फॉर होल ईयर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और उसमें सारे नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। बट मामूली सी फीस है, 100 रुपये पर मंथ समझ लीजिए
ठीक है कि नहीं। और इसके अंदर अकाउंट भी मिलेगा, इको की क्लासेज भी हैं, बीएसटी की क्लासेज भी हैं, लाइव तो है ही, रिकॉर्डेड भी है सारी पड़ी हुई। और एक कौन सा पेपर होता है, मैथ की क्लासेज भी हैं। इंग्लिश अभी है नहीं, लेकिन इंग्लिश की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, इंग्लिश की व्यवस्था भी हो जाएगी। कोई अच्छे सर आने वाले हैं, वो इंग्लिश आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से करके ये सारी क्लासेज, मतलब क्लास 11 के बारे में स्कूल और टॉपर्स, और कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, नो नीड एट ऑल, ठीक है ना। किताबें हम बता दिया करेंगे, जैसे अगर आप सीबीएसई के हैं तो आप ले लीजिएगा, टी.एस. अग्रवाल सर की बुक, बिहार बोर्ड के हैं तो एस.के. सिंह सर का बुक ले लीजिएगा। एस.के. सिंह सर की बुक में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वो भी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज डिविडेंड वगैरह। और इसी तरीके से आपका वो क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड भी उसी तरह से आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हरियाणा बोर्ड भी, सब तो सीबीएसई के आसपास ही है, एक दो चैप्टर अलग से होता है, उसकी क्लासेज आपकी अलग से कर दी जाएंगी। और ये सारी क्लासेज आपको, वैसे तो काफ़ी क्लासेज पड़ी हुई हैं, मतलब करा दी गई हैं, बाकी डेली लाइव हो ही रही है। सारी क्लासेज मान के चलिए कि सितंबर और अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी एक बार, फिर उसके बाद रिवीजन सीरीज शुरू होगा। क्लासेज आप अपनी स्पीड में देखते रहिएगा। चलिए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। देखिए, दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऐसा देखा गया है, दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। एक को बोलते हैं डबल एंट्री और एक को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। एक को बोलते हैं डबल एंट्री और एक को बोलते हैं बेटा क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। देखिए, डबल एंट्री का मतलब वो होता है कि जहाँ रिकॉर्डिंग ना टू एस्पेक्ट की होती है, इसीलिए इसको डबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैश सेल करेंगे तो हम सेल्स भी मानेंगे और कैश भी मानेंगे। उधार करेंगे तो भी दो, कोई रिसीवेबल होगा और कोई सेल होगा। हम अगर फर्नीचर कैश में खरीदें तो कैश और फर्नीचर दो बातें हैं ना भाई, दोनों जगह लिखा जाएगा, कैश में भी फर्नीचर में भी। लेकिन अगर उधार खरीदा तो भी दो जगह, फर्नीचर तो आया लेकिन लायबिलिटी भी तो खड़ी हो गई, पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से जहाँ भी दो चीज़ों को लिखा जाता है, एक चीज़ दो एस्पेक्ट में लिखी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री। और यहीं से पैदा होता है डेबिट और क्रेडिट। क्या होता है डेबिट क्रेडिट हम लोग पढ़ेंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ओवर द पीरियड हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जहाँ दो एस्पेक्ट हो उसको हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। अभी बस इतने याद रखिए, बाद में और बातें हम इसकी पढ़ेंगे। सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है जहाँ पे एक ही एस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो होता है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात होती है, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, इसीलिए इज रिकॉर्डेड। जैसे सेल हुआ तो केवल सेल लिखेंगे, कैश सेल हुआ तो केवल कैश लिखेंगे, इसीलिए इसको कई बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिस्टम मतलब जब कोई चीज़ एक जगह लिखी जाए, जैसे कैश सेल हुआ तो कैश में, क्रेडिट सेल हुआ तो सेल्स में या पार्टी में, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। लेकिन जब कैश सेल दो जगह लिखा जाए, कैश में भी और सेल्स में भी, क्रेडिट सेल दो जगह लिखा जाए, रिसीवेबल में भी और कैश में भी, तो इस बात को हम क्या बोलेंगे, इस बात को बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ठीक बात है ना, वी से डबल एंट्री सिस्टम। पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। याद रहेगा बच्चों को। चलिए और आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं। डबल एंट्री क्यों होता है, कि डबल एंट्री की कुछ खूबियां हैं। रियल लाइफ में जितनी भी प्रोफेशनल कंपनियां अकाउंटेंट हैं वो रियल लाइफ में यही इस्तेमाल करती हैं। जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, जिनको अकाउंटिंग नहीं आता, वो सिंगल एंट्री से भी काम चला लेते हैं और पता नहीं कौन सी एंट्री से काम चला लेते हैं। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने अकाउंट की ट्रेनिंग ली हो या पढ़ाई की हो, वो डबल एंट्री, यानी कि हम आपको जितना भी 11, 12, CA फाउंडेशन, BCom या CA इंटर फाइनल पढ़ाएंगे, उन सब में डबल एंट्री की बात ही, क्योंकि ये ज़्यादा
साइंटिफिक है, ज़्यादा कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, दोनों एस्पेक्ट लिख लिया जाता है तो कंप्लीट रिकॉर्ड्स बनता है। इससे प्रॉफिट लॉस निकालना आसान होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आराम से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए लोग बाग डबल एंट्री सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिंगल एंट्री का कम करते हैं। अब इसका एडवांटेज मैं बताना नहीं चाहता, एडवांटेज है दिया हुआ लेकिन मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं एडवांटेज तब बताऊंगा जब मैं आपको डबल एंट्री के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए कि दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक का नाम है डबल एंट्री, एक का क्या नाम है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये था हमारी तरफ से आपका चैप्टर नंबर 1। तो अब तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा और चैप्टर 2 पढ़ा, लेकिन बात ख़त्म नहीं हो रही, अभी हमें पढ़ना है इसके क्वेश्चन आंसर। क्योंकि बगैर क्वेश्चन आंसर देखे, बगैर चीज़ों को समझे आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आप प्यारे बच्चों के लिए तैयार किया है ये क्वेश्चन आंसर। ठीक बात है। इस क्वेश्चन आंसर के तहत बेटा जी हम आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ ट्रू एंड फॉल्स और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है। इन क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम में कुछ छूट जाए, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल हैं और काफ़ी जम के हैं। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूँ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का आपको करेक्ट आंसर खोजना है कि भाई आखिर क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये बात आपको खोजनी है। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मीन्स सेम एंड यूज इंटरचेंजेबली, एक ही है। डज नॉट मीन सेम एंड नॉट यूज इंटरचेंजेबली, मीन्स ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए सेम मीनिंग तो नहीं है, इंटरचेंजेबली तो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों ही एक तरह से थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं और एक दूसरे से रिलेटेड ये हैं, रिलेटेड तो हैं ही, हम ये भी नहीं कर सकते रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पे ये होना चाहिए कि दोनों का सेम मीनिंग नहीं है और इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं होता। वैसे कई लोग कर भी लेते हैं, हमने पढ़ा था ना, जर्नल लेजर तक की जो चीज़ें होती हैं वो बुक कीपिंग है और उसके बाद की चीज़ें अकाउंटिंग है, बट कहने वाले कई बार का भी लेते हैं। तो इसमें नन ऑफ द एबव भी होता है, लेकिन अगर आप बी लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विच इज नॉट ए फील्ड या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। याद है अकाउंटिंग के सब फील्ड सर ने बताया था आपको 3, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट, फिनेंशियल, कॉस्टिंग। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट था, फिनेंशियल था, कॉस्ट था। बुक कीपिंग तो सब फील्ड थोड़े ना है, ये तो फिनेंशियल का एक प्रोसेस है, फिनेंशियल का एक स्टेप है। ठीक है ना, तो ये सब फील्ड नहीं है बेटा, ये फिनेंशियल का एक स्टेप है। क्या मैं सही हूँ? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, कौन इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा। देखिए, सेल ऑफ गुड्स तो जरूर होगा, पेमेंट होगा, परचेज होगा, लेकिन हमने कहा था क्वालिटेटिव चीज़ें कई बार रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये है सही आंसर कि क्वालिटी ऑफ द थिंग्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ये अकाउंट की एक लिमिटेशन है, ये अकाउंट की एक कमी है कि वो चाह के भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता बेटा। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं। बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डाटा टू द बिजनेस ऑपरेशन, सही बात है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समराइजिंग तो बुक कीपिंग में नहीं था, इंटरप्रिटेशन तो नहीं था। तो मुझे लगता है बुक कीपिंग का सही आंसर क्या है, नंबर 1, कि बुक कीपिंग का मेन काम क्या है, इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग। क्या ये बात सही है बेटा? लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप रिकॉर्डिंग नहीं, ये तो सबसे पहला है। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो बीच वाला है, इंटरप्रिटेशन ये भी बीच वाला है। कम्युनिकेशन, कि चीज़ों को कम्युनिकेट करना, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है। बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक बात है।
इंटरप्रेट, यस, असिस्ट, मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा तो नहीं है, अगर हम ठीक से बात करें तो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, लेकिन सबसे मेन जो मेरे दिमाग में बात आ रही है ना, कि हम मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, यूजर्स को असिस्ट करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को। तो ये चीज़ें अपने आप इसके अंदर कमी हो गई, बड़ी बात हो गई कि मैनेजमेंट का काम, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है, मैनेजमेंट को उसके डिसीजन लेने में असिस्ट करना। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर, अब ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो ये थोड़ा जल्दी हो गया, अब इसका जवाब ना दें वही अच्छा रहेगा। विच इज़ नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखो जिसको भी मनी में मेजर किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो हमारे लिए फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुड्स ये तो है, वेजेज एंड सैलरी ये तो है, रेंट फॉर ऑफिस ये तो है, एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, याद रखिए हमें क्या मतलब है, बिजनेस अलग है और हम अलग हैं, तो पर्सनल यूज के लिए अगर आपने एलसीडी परचेज किया है तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ कवर किया जाएगा। विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा इसमें एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, हाँ भाई मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, सही बात है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेज, ये बात तो सही है, ये तो वो डिसएडवांटेज है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं बताता, डिसएडवांटेज है, फुल्ली नॉट एक्सेप्ट डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज एक है कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी है, ये मेमोरी को रिप्लेस करता है, क्योंकि चीज़ें लिखी होती हैं, हम जब चाहें तो पलट के देख सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, एसेटनिंग द प्रॉफिट लॉस, फिनेंशियल पोजीशन पता लगाना, ऑल ऑफ द एबव, बताओ भाई कौन है इसमें, कमेंट में जवाब दीजिएगा सब लोग जब देखिएगा तो। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारा काम है, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा काम है, तो अगर हम डी बोल दें तो कोई गलत होगा, ठीक बात है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल, अभी तो पढ़ा था कि इंटरनल यूजर कौन इसमें नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है, मैनेजर तो है, एम्प्लॉई ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। हालांकि कई लोग एम्प्लॉई को भी इंटरनल ही मानते हैं, ठीक बात है कि नहीं, वो कहते हैं वो भी तो हमारा पार्ट एंड पार्सल ही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कौन ये है जो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, असिस्ट करना ये तो खूबी है, ये खूबी है, एविडेंस इन कोर्ट खूबी है। कई बार अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पास्ट की बातें दी जाती हैं, कुछ एस्टिमेशन एजम्पशंस की बात दी जाती है, पर्सनल परसेप्शन की बात दी जाती है, सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सब तो नहीं, अनरियलिस्टिक भी हो जाती है, बाकी तीनों तो हमारी खूबियाँ हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमिन्ड भाई, फिनेंशियल, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह वगैरह। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आगे का आ गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने पढ़ा नहीं है ना अभी, बट फिर भी बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है बाकी जगहों की तुलना में। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, यस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यस, फेयर वैल्यू, यस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, यही होता है। तो फिर इसका कौन सा सही आंसर होगा, नन ऑफ द, सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा जी, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिलायबिलिटी भाई होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, मेटेलिटी ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मेटेलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ तक अभी तक का सवाल नहीं है, वैसे तो एक ब्रॉड टर्म में बाद में बात करेंगे, होता है लेकिन अभी नहीं। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट एक ही तरह से, मतलब रुपीज है तो रुपी, डॉलर है तो डॉलर, सब कुछ एक ही तरीके से कॉमन रुपी ऑफ मेजरमेंट हो।
कॉमन फॉर्मेट की तरह से प्रेजेंट किया जाए, इससे क्या होगा, इससे कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी, इससे कंपेरेबिलिटी अच्छा होगा, बढ़िया कंपेरेबिलिटी बनेगी, है ना। बाकी तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, सभी फिनेंशियल स्टेटमेंट, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में, एक रुपीज़ में कैसे कंपेयर करोगे, 10 लाख डॉलर, 2 करोड़ रुपए, आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, अलग अलग होगा तो कंपैरिजन ज़्यादा बेटर होगा। ठीक बात है बच्चों। चलिए, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारी तरफ से चैप्टर नंबर 1 की थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर अपनी अगली क्लासेस से हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।